तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड है परपेट्रेट। दोस्तों परपेट्रेट का मतलब होता है अपराध करना, कुकर्म करना या फिर अंजाम देना, यानी कि कोई गलत चीज़ करना, उसे जो है वो मतलब कि एग्जीक्यूट करना, तो उसे हम कहते हैं परपेट्रेट करना। जैसे कि मान लो न्यूज़ में आता है कि किसी ने बैंक में चोरी की, यानी कि उसने पूरा प्लान बनाया, एंट्री पैसे चुराए और भाग गया। तो ये जो गलत या फिर इलीगल काम को एक्चुअली परफॉर्म करना होता है, अंजाम देना होता है, उसे ही परपेट्रेट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो अगर कोई पर्सन क्राइम करता है जैसे कि रॉबरी या फिर फ्रॉड, तो उसने क्या किया, तो उसने भी परपेट्रेट किया, यानी कि उसने अपराध किया। या फिर स्टूडेंट ने एग्जाम में चीटिंग की तो वो छोटा सा परपेट्रेट हुआ। या फिर हैकर ने सिस्टम में घुसकर पूरा डेटा चुरा लिया तो उसने साइबर क्राइम परपेट्रेट हुआ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि परपेट्रेट यानी क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में परपेट्रेट का मतलब होता है किसी रॉन्ग, इविल या फिर इलीगल एक्ट को परफॉर्म करना, अंजाम देना, यानी कि किसी गलत काम को करना, तो उसे हम कहते हैं परपेट्रेट। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है कमिट, एग्जीक्यूट, परफॉर्म या फिर इन्फ्लिक्ट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कुछ करना, जैसे कि कोई काम करना, कोई गलत काम करना, किसी काम को अंजाम देना, तो उसे हम कह सकते हैं कमिट करना, एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना या फिर इन्फ्लिक्ट करना। इन्फ्लिक्ट करना का मतलब वैसे होता है थोपना, किसी काम को जो है वो किसी पर थोपना करने के लिए, तो उसे हम इन्फ्लिक्ट कहते हैं। वही एंटोनिम देखे जाए तो एंटोनिम इसका है प्रिवेंट, स्टॉप, रिफ्रेन या फिर अवॉइड। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को होने से रोकना। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। रिफ्रेन का भी मतलब होता है रोकना, बेसिकली किसी काम में जो है वो मतलब कि रुकावट लाना, तो उसे हम कह सकते हैं रिफ्रेन करना, यानी कि किसी काम में बाधा डालना, उसे रोकने की कोशिश करना, उसका परहेज़ करना या फिर उससे बचाना किसी चीज़ को, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रेन करना। या फिर अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, नज़रअंदाज करना या फिर किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि निगलेक्ट करना, तो उसे हम कहते हैं अवॉइड करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्रिमिनल्स प्लान टू परपेट्रेट अ रॉबरी एट द बैंक, यानी कि क्रिमिनल्स ने क्या प्लान किया कि वो जो है वो मतलब कि बैंक में एक रॉबरी को, यानी कि चोरी को अंजाम देंगे, यानी कि वो अपराध करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने मतलब कि एक प्लानिंग की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि परपेट्रेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड है अम्ब्रेज। दोस्तों अम्ब्रेज का मतलब होता है आपत्ति, नाराजगी या फिर असंतोष। जैसे कि मान लो तुम्हारा दोस्त जो है वो तुम्हें मजाक में लेजी बोल देता है और सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं। तुम उस टाइम तो आउटवर्डली स्माइल करते हो ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन अंदर से थोड़ा हर्ट और ऑफेंडेड भी फील करते हो। तो ये जो फीलिंग ऑफ एंगर, इंसल्ट या फिर थोड़ा बुरा लगना होता है, उसे ही अम्ब्रेज कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो बॉस ने सरकास्टिक अगर आप पर कमेंट कर दिया, तो वो भी एक तरीके का अमरेज है, यानी कि आपको उस टाइम पर बुरा फील हुआ। या फिर दोस्त ने तुम्हारे अपीयरेंस पे जोक किया, तो उस टाइम पे भी जो है वो तुमने थोड़ा सा अमरेज फील किया, यानी कि तुम्हें जो है वो थोड़ी सी नाराज़गी फील हुई, थोड़ी सी आपत्ति फील हुई उस चीज़ को लेकर। या फिर कोई तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ही ले गया, तो उस टाइम तो तुम्हें इंस्टेंट अमरेज होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस चीज़ से, या फिर बहुत ज़्यादा तुम नाराज़ हो जाते हो या फिर अपना यानी कि गुस्सा दर्शाते हो। तो सिंपल वर्ड्स में अमरेज का मतलब होता है बुरा लगना, इंसल्ट फील करना या फिर ऑफेंडेड फील करना, तो उसे हम कहते हैं अमरेज। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है ऑफेंस, अनॉयंस, इंडिग्नेशन या फिर रिसेंटमेंट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है आपत्ति दर्शाना, नाराज़गी या फिर असंतोष, यानी कि नाराज़ हो जाना, हताश हो जाना, रूठ जाना। बेसिकली ऑफेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के खिलाफ हो जाना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि आपको बुरी लगना, आप उससे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि नाराज़ हो जाते हो, तो उस सेंस में एक तरीके से ऑफेंस का मतलब कि यूज़ किया जाता है। यानी कि जब आप किसी चीज़ के विरोध में आ जाते हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है किसी चीज़ से, तो आप उस
चीज़ से ऑफेंड हो चुके हो या फिर आप जो है वो उस चीज़ के खिलाफ में आ चुके हो, यानी कि ऑफेंस में आ चुके हो। अनायंस का मतलब होता है एक तरीके से इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को परेशान करना, फ्रस्ट्रेट करना बेसिकली। इंडिग्नेशन या फिर रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी, यानी कि एक तरीके से सैडनेस फील करना, बहुत ज़्यादा मतलब कि निराश, हताश फील करना, तो उसे हम कह सकते हैं इंडिग्नेशन या फिर रिसेंटमेंट। इंडिग्नेशन का मतलब वैसे तो गुस्सा होना, इरिटेट होना, ये भी हो सकता है। तो इन सारे चारों वर्ड्स का यही मतलब है कि आपत्ति दर्शाना, नाराज़गी दर्शाना, यानी कि असंतोष दर्शाना या फिर गुस्सा आ जाना, इरिटेट होना। तो उसे हम कहेंगे ऑफेंस, अनॉयंस, इंडिग्नेशन या फिर रिसेंटमेंट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है प्लेजर, डिलाइट, सेटिस्फैक्शन या फिर अप्रूवल। प्लेजर का या फिर डिलाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आनंद होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होना, अच्छा फील करना, हैप्पी फील करना। तो उसे हम कहते हैं प्लेजर यानी कि या फिर डिलाइट। वही हमारा सेटिस्फैक्शन और अप्रूवल का मतलब है, सेटिस्फैक्शन का मतलब है संतुष्टि, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जो है वो मतलब कि आप सेल्फ कंटेंटेड होते हो या फिर संतुष्टि आपको होती है, तो उसे हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। वही अप्रूवल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को मान्यता दे देना, तो उसे हम कहते हैं अप्रूवल। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जिसमें हमने प्लेजर, डिलाइट, सेटिस्फैक्शन और अप्रूवल को देखा है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी टुक अम्ब्रेज एट हिज रूड रिमार्क ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि उसने जो है वो मीटिंग के दौरान जो उसने जो है वो मतलब कि बहुत ही भद्दा सा, यानी कि रूडली एक रिमार्क, यानी कि जो उस पर टिप्पणियां की थी, उस पर जो है वो उसने बहुत ज़्यादा आपत्ति दर्शाई, यानी कि अपनी नाराज़गी दर्शाई। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई उस बात को लेकर, क्योंकि उसने उसे जो है वो बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। तो उस बात को लेकर जो है वो उसने आपत्ति दर्शाई कि उसने ऐसा क्यों किया, यानी कि ऐसी टिप्पणियां उसने क्यों की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अम्ब्रेज यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका हम यूज़ भी कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है यूलोजाइज। दोस्तों यूलोजाइज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना करना, किसी की स्तुति करना। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल के टीचर रिटायर हो रहे हैं और फेयरवेल फंक्शन में सब उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने सबको इंस्पायर किया, उनका नेचर काइंड था और उनके बिना स्कूल अधूरी सी लगती है। तो ये जो पब्लिकली किसी की तारीफ करना होता है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में या फिर उनकी क्वालिटीज़ को प्रेस करना होता है, तो उसे ही हम यूलोजाइज करना कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो फेयरवेल स्पीच में टीचर की तारीफ करना, तो वो एक तरीके का यूलोजाइज है। अवार्ड सेरेमनी में विनर के एफर्ट्स को प्रेस करना, तो वो भी एक तरीके का यूलोजाइज है। या फिर न्यूज़ आर्टिकल में किसी ग्रेट पर्सनालिटी के लाइफ वर्क को एडमायर करना, तो ये भी एक तरीके का यूलोजाइज है, यानी कि तारीफ करना है। सिंपल वर्ड्स में यूलोजाइज का मतलब होता है किसी की ओपनली तारीफ करना या फिर किसी को प्रेस करना, स्पेशली फॉर्मली और आफ्टर डेथ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि यूलोजाइज यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ हमें करना चाहिए। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है प्रेज, कमेंट, एक्सटॉल या फिर लॉड। दोस्तों इन चारों का ही सेम मतलब है कि किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना करना, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ डिस्क्राइब करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि इन सारी चीज़ों को लेकर किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, उनकी सराहना करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रेज करना, कमेंट करना, एक्सटॉल करना या फिर लॉड करना। वहीं एंटोनिम देखे जाए तो एंटोनिम में है क्रिटिसाइज, कंडेम, ब्लेम या फिर डिनाउंस। दोस्तों क्रिटिसाइज या फिर कंडेम दोनों का मतलब होता है किसी पर टिप्पणियां करना, यानी कि भद्दी टिप्पणियां करना, किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, यानी कि किसी के बारे में भला बुरा कहना बेसिकली, यानी कि नेगेटिव मैनर में किसी के बारे में बात करना, यानी कि ओपनली बेसिकली। तो उसे हम कह सकते हैं क्रिटिसाइज या फिर कंडेम करना। ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। वही डिनाउंस का मतलब होता है कि किसी की यानी कि मतलब की जो रेपुटेशन होती है उसको जो है वो मतलब की हानि पहुंचाना, बेसिकली इंसल्ट करना, किसी की जो इज्जत है उसे डाउनग्रेड करना, तो उसे हम कह सकते हैं डिनाउंस करना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्पीकर यूलोजाइज द अचीवमेंट्स ऑफ द रिटायरिंग प्रोफेसर। यानी कि जो स्पीकर है, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, उसने क्या किया, जो रिटायरिंग प्रोफेसर थे हमारे, उनके बारे में जो है वो मतलब कि उनके अचीवमेंट्स के बारे में बेसिकली बहुत सारी तारीफ़ें की, अलग अलग बातें उन्होंने बताई कि उन्होंने यानी कि क्या क्या किया है, और उनके अचीवमेंट्स जो है वो उनके बारे में सारी बातें की। तो एक तरीके से उनकी तारीफ़ की है, प्रशंसा की है, उनकी सराहना की है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो मतलब कि यानी कि लोगों के सामने तारीफ़ की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि यूलोजाइज यानी क्या होता है और किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेस्पॉन्डेंट। दोस्तों डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है निराश, हतोत्साहित या फिर हताश, यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, निराश हो जाना, किसी चीज़ को लेकर दुखी हो जाना बेसिकली। जैसे कि मान लो तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, पर रिजल्ट आया और तुम्हें पता चला कि तुम उसमें पास नहीं हुए। तो तुम्हारा जो दिल है वो टूट गया, यानी कि एनर्जी चली गई और कुछ काम करने का मन नहीं रहा। तो ये जो डीप सैडनेस, होपलेसनेस और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है उसे ही डेस्पॉन्डेंट कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो फेल होने के बाद जो बंदा चुपचाप कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है तो वो एक तरीके से डेस्पॉन्डेंट है। या फिर रिजेक्शन लेटर मिलने के बाद सारा जो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो वो भी एक तरीके से डिसअपॉइंटेड है। सिंपल वर्ड्स में डिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है होपलेस, डिसअपॉइंटेड या फिर एक्सट्रीमली सैड, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, बहुत ज़्यादा हताश हो जाना, तो उसे हम कहते हैं डिस्पॉन्डेंट। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है डिप्रेस्ड, डिस्करेज्ड, होपलेस या फिर डाउन हार्टेड। दोस्तों डिप्रेस्ड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि दुखी हो जाता है, एक तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोच सोच के जब यानी कि बहुत ज़्यादा उसे टेंशन होने लगता है तो ये सारी एक स्टेट होती है, तो उसे हम डिप्रेस्ड कहते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना, स्पेशली दुखी मैनर में, और उसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता होना, तो वो एक सिचुएशन है जहाँ पर आप मतलब कि डिप्रेशन में होते हो या फिर डिप्रेस्ड फील करते हो। डिस्करेज्ड का मतलब है कि आपके अंदर जो मतलब कि एक तरीके का जो कॉन्फिडेंस था, यानी कि जो करेज था आपके अंदर किसी भी काम को करने का, यानी कि आपके अंदर जो बहादुरी थी, जो साहस था, वो सारा खत्म हो जाता है, तो उसे हम डिस्करेज्ड कहते हैं। यानी कि वो साहस आपके अंदर नहीं बचता है, तो वो डिस्करेजमेंट है। देन है होपलेस, यानी कि किसी भी तरीके की आशा ना बचना, तो उसे हम होपलेस कहते हैं। या फिर डाउन हार्टेड का मतलब होता है कि नाराज़ हो जाना, निराश हो जाना, सैड फील करना, तो वो हमारा डाउन हार्टेड का मीनिंग होता है। तो ये तो हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स। वही एंटोनिम पर आए तो एंटोनिम इसका है होपफुल, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक या फिर एनकरेज्ड। होपफुल का मतलब होता है आशावादी, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि होप्स है, आशा है, तो उसे हम कहते हैं होपफुल। चेयरफुल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, तो उसे हम कहते हैं चीयरफुल। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है जो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जो आगे की सोचता है पर पॉजिटिव मैनर में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक, हम उसे कहेंगे। एनकरेज का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा साहस है, जिसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी है, उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है कि वो कर पाएगा, तो ऐसी जो क्वालिटी होती है उसे हम एनकरेज कहते हैं। तो ये तो सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सिनोनिम कौन से हैं और एंटोनिम्स हमारे कौन से हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही फेल्ट डिस्पॉन्डेंट आफ्टर फेलिंग द इम्पॉर्टेंट एग्जाम। यानी कि उसे जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम फेल होने के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो हताश हो गया, निराश हो गया, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिस्पॉन्डेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंस्टिट्यूट। दोस्तों कंस्टिट्यूट का मतलब होता है प्रथा, रीति, परंपरा या फिर आदत, तो उसे हम कहते हैं कंस्टिट्यूट। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक फिक्स्ड रूटीन है, सुबह उठते ही चाय पीते हो, फिर फ़ोन चेक करते हो और शाम में वॉक पे जाते हो। तो ये जो हैबिट या फिर पुरानी आदत तुम रोज़ फॉलो करते हो वो तुम्हारी कंस्टिट्यूट है। यानी कि वो तुम्हारे अंदर जो है वो मतलब कि अब समा चुकी है, वो आदत तुम्हें रोज़ जो है वो फॉलो करनी ही पड़ती है, यानी कि वो तुम्हारे हैबिट में आ चुकी है, तो उसे हम कंस्टिट्यूट कहते हैं। इसका मतलब होता है लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड कस्टम, हैबिट या फिर डेली प्रैक्टिस। ये जो वर्ड है वो थोड़ा फॉर्मल और पुराने इंग्लिश के स्टाइल का है, यानी कि पर इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस बिल्कुल सिंपल है कि आदत जो टाइम के साथ आपकी हैबिट में आ चुकी हो, यानी कि आपकी नेचुरल बन चुकी हो, तो उसे हम कहते हैं कंस्टिट्यूट। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं तो अगर आप हर संडे फैमिली डिनर करने जाते हो तो वो आपका एक कंस्टिट्यूट है। या फिर मॉर्निंग मेडिटेशन करना आपकी अगर लाइफ का रोज़ का पार्ट है तो वो भी एक कंस्टिट्यूट है। या फिर ऑफिस में आते ही अगर आप जो है वो कॉफ़ी लेते हो तो वो भी कंस्टिट्यूट है। सिंपल वर्ड्स में कंस्टिट्यूट का मतलब होता है पुरानी आदत या फिर डेली हैबिट, तो उसे हम कहते हैं कंस्टिट्यूट। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कस्टम, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस या फिर हैबिट। दोस्तों इन चारों का क्या मतलब होता है, प्रथा, रीति, परंपरा या फिर आदत।
एंटोनिम इसका है नोवेल्टी, इनोवेशन, चेंज या फिर ब्रेक, यानी कि कोई नई चीज़ें ट्राई करना। नोवेल्टी का मतलब होता है कोई नई चीज़ें ट्राई करना, कोई नई प्रैक्टिस हो सकती है, कोई नई हैबिट हो सकती है, तो उसे हम कह सकते हैं नोवेल्टी, यानी कि कुछ नयापन। इनोवेशन का भी मतलब होता है कोई नई चीज़, किसी नई चीज़ का आविष्कार हो सकता है, या फिर अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो तो वो भी इनोवेशन के तौर पर कहला सकती है। चेंज या फिर ब्रेक का मतलब होता है कि कोई चीज़ बदलना, कोई चीज़ जो मतलब आप पुरानी फॉलो करते थे उसे तोड़ना, कोई परंपरा तोड़ना, आपकी कोई हैबिट तोड़ना, कोई कस्टम तोड़ना और उसके जगह पर कोई नई चेंज करना, तो उसे हम कह सकते हैं नोवेल्टी, इनोवेशन, चेंज या फिर ब्रेक। तो अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इट इज़ देयर कंस्टिट्यूट टू ड्रिंक टी एवरी इवनिंग, यानी कि वो जो है वो उनकी आदत है कि वो हमेशा जो है वो शाम को चाय पीते हैं, यानी कि हमेशा शाम को इवनिंग के टाइम पर चाय पीना ये उनकी क्या है, एक तरीके से आदत है, यानी कि ये अब उनकी परंपरा बन चुकी है, उनकी आदत में आ चुका है ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कंस्टिट्यूट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ हमें करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है लैबफैक्शन। दोस्तों लैबफैक्शन का मतलब होता है गिरावट, अस्थिरता या फिर ढीलापन। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक पुराना यानी कि बहुत ही पुराना घर है जो कि अब थोड़ा सा वीक हो चुका है, यानी कि कमज़ोर हो चुका है, और जब भी मतलब कि हवा का तेज़ झोंका आता है यानी कि तूफान आता है तो दीवारें जो है वो हिल जाती है, या फिर जो थोड़ी सी जो ईंटें होती है वो भी गिर जाती है। तो ये जो किसी स्ट्रक्चर का वीक या फिर अनस्टेबल हो जाना या फिर गिरने लगना होता है, तो उसे उस सेंस में हम जो है वो लैबफैक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं, तो पुरानी बिल्डिंग में बारिश के टाइम वॉल्स में क्रैक आ जाना, तो वो भी लैबफैक्शन है। या फिर जो पुराना ब्रिज होता है उसका स्ट्रक्चर हैवी लोड की वजह से जो है वो मतलब कि थोड़ा सा अगर झुक जाए, टिल्ट हो जाए, तो वो भी एक तरीके से लैबफैक्शन है। या फिर जो ट्रीज़ का रूट होता है वो अगर वीक हो जाए और जो मतलब कि स्टॉर्म की वजह से, यानी कि जो तूफान की वजह से अगर वो पेड़ गिरने लगे, तो वो भी एक तरीके का लैबफैक्शन है। तो सिंपल वर्ड्स में लैबफैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का वीक हो जाना या फिर अनस्टेबल हो जाना, यानी कि कमज़ोर हो जाना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं लैबफैक्शन। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका होता है वीकनिंग, डिस्टेबलाइजेशन, कोलैप्स या फिर अंडरमाइनिंग। वीकनिंग का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना। डिस्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि स्थिर ना होना, यानी कि उसमें अस्थिरता आना, यानी कि एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना जिसकी वजह से वो स्थिर नहीं टिक पाता, तो उसे हम कहेंगे डिस्टेबलाइजेशन, जिसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है, यानी कि जो स्टेबलाइज यानी कि स्थिर नहीं रह पाता। कोलैप्स का मतलब होता है एक तरीके से ढह जाना, जिसे हम कह सकते हैं, फिर गिर जाना, तो उसे हम कहते हैं कोलैप्स हो जाना। अंडरमाइनिंग का भी मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि वीक हो जाना, तो उसे हम अंडरमाइन कहते हैं, यानी कि गिरावट होना उस चीज़ की, तो उसे हम अंडरमाइन कह सकते हैं। अब अगर एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम इसका है स्ट्रेंथनिंग, स्टेबलाइजेशन, फोर्टिफिकेशन या फिर सपोर्ट। यानी कि स्ट्रेंथनिंग या फिर फोर्टिफिकेशन दोनों का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ स्थिर होना, एक जगह टिकी हुई होना, खड़ी होना, तो उसे हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन। सपोर्ट का मतलब तो आपको पता है समर्थन या फिर सहारा, तो वो होता है हमारा सपोर्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉन्स्टेंट क्वारल्स लेड टू द लैबफैक्शन ऑफ देयर फ्रेंडशिप, यानी कि बार बार, यानी कि लगातार जो है वो झगड़े होने की वजह से या फिर आर्ग्यूमेंट्स होने की वजह से जो है वो उनकी फ्रेंडशिप में जो है एक तरीके से गिरावट आ गई, यानी कि एक तरीके से दरार आ गई उनकी फ्रेंडशिप में, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कमज़ोर हो गई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि लैबफैक्शन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड है डेस्कैंट। दोस्तों डेस्कैंट का मतलब होता है विस्तार में वर्णन करना, टिप्पणी करना या फिर उच्च स्वर में गाना, तो उसे हम कहते हैं डेस्कैंट। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल में म्यूजिक क्लास है और टीचर बोलते हैं कि तुम एक और मेलोडी, यानी कि एक मेलोडी के ऊपर अपना एक्स्ट्रा ट्यून या फिर वेरिएशन ऐड कर सकते हो। तो ये जो मेन थीम के ऊपर अलग ट्यून या फिर एलैबोरेट डिस्कशन करना होता है उसे ही डेस्कैंट कहते हैं। और वहीं नॉन म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कैंट का मतलब होता है किसी टॉपिक पर डिटेल में बोलना या फिर उसे जो है वो और भी बढ़ा चढ़ाकर एलैबोरेट कर कर उस पर डिस्कशन करना, तो उसे हम कहते हैं डेस्कैंट। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो सिंगर ने अपने सॉन्ग में अलग ट्यून ऐड किया तो वो म्यूजिकल डिस्कैंट हो गया। स्पीकर ने क्लाइमेट चेंज पर डिटेल में बोलना शुरू किया तो वो लेक्चर डिस्कैंट हो गया। फ्रेंड ने किसी स्टोरी पर एक्स्ट्रा कमेंट्री या फिर एक्सप्लेनेशन दिया तो वो वर्बल डिस्कैंट हो गया। सिंपल वर्ड्स में डिस्कैंट का मतलब है एलैबोरेट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या फिर एडिशन ईदर इन म्यूजिक और स्पीच। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिस्कैंट यानी क्या होता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है एलैबोरेट, एक्सपाउंड, डिस्कस या फिर कमेंट। दोस्तों, एलैबोरेट या फिर एक्सपाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा चौड़ा करना, यानी कि बोलने में बोलने के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत, यानी कि किसी एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा लेक्चर देता है, डिटेल में बोलता है, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा उस पर बोलने लगता है, तो उसे हम एलैबोरेट करना कह सकते हैं या फिर एक्सपाउंड करना कह सकते हैं। डिस्कस या फिर कमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर जो है वो मतलब कि चर्चा करना, किसी चीज़ पर कमेंट्स पास करना, तो उसे हम कह सकते हैं डिस्कस या फिर कमेंट। वही एंटोनिम इसका है इग्नोर, ओवरलुक, निग्लेक्ट या फिर साइलेंस। इग्नोर का मतलब होता है टाल देना, ओवरलुक का भी मतलब होता है नज़रअंदाज करना, टालना का भी यही मतलब होता है कि किसी चीज़ को अवॉइड करना, टालना या फिर नज़रअंदाज करना। साइलेंस का मतलब होता है यानी कि बहुत ज़्यादा सन्नाटा होना, चुप्पी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे साइलेंस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोफेसर डिस्कैंटेड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द एंशंट सिटी। यानी कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या किया कि एंशंट सिटी के ऊपर जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो है वो मतलब कि उन्होंने डिटेल में बोलना शुरू किया, यानी कि उन्होंने जो है वो डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि एंशंट सिटी जो थी वो कैसी थी, उसके बारे में जो सारा इतिहास है वो उन्होंने बताना शुरू किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिस्कैंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओनस। दोस्तों, ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, दायित्व या फिर बोझ होना किसी चीज़ का, तो उसे हम कहते हैं ओनस। जैसे कि मान लो तुम्हारी टीम में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम्हारे बॉस ने बोला कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन होता है या फिर जो ड्यूटी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है किसी काम के प्रति, तो उसे ओनस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो एग्जाम में रिजल्ट पास करना स्टूडेंट का ओनस है, यानी कि उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफिस में डेडलाइन मीट करना ये एम्प्लॉयज़ का ओनस है, यानी कि ये उनकी जिम्मेदारी है। या फिर इवेंट ऑर्गेनाइज करना ये कमेटी का ओनस है, यानी कि ये कमेटी की जिम्मेदारी है। तो सिंपल वर्ड्स में ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी जो परफॉर्म करनी आपको ज़रूरी होती है, तो उसे हम कहते हैं ओनस। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, सिनोनिम इसका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन दोनों का मतलब होता है कि एक तरीके से आपकी जिम्मेदारी होना, किसी काम के प्रति दायित्व होना। बर्डन या फिर ड्यूटी का मतलब होता है आप ड्यूटी का मतलब तो होता है आपका कर्तव्य होना। बर्डन का मतलब होता है एक तरीके से आपके ऊपर बोझ होना किसी काम का, तो उसे हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। वही एंटोनिम इसका है एक्सेम्पशन, फ्रीडम, रिलीफ या फिर रिलीज। यानी कि किसी चीज़ से जो है वो छुटकारा पाना, आज़ादी पाना, फ्रीडम पाना, यानी कि स्वतंत्र पाना, या फिर रिलीफ हो जाना, राहत मिलना, किसी चीज़ से रिलीज़ हो जाना, छूट जाना, यानी कि मुक्त हो जाना, तो उसे हम कहते हैं एग्जेम्पशन, फ्रीडम, रिलीफ या फिर रिलीज़। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओनस इज़ ऑन यू टू फिनिश योर होमवर्क। यानी कि तुम्हारा होमवर्क फिनिश करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, यानी कि तुम्हारा होमवर्क फिनिश करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर बोझ है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ओनस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा वर्ड आता है अटेनमेंट। दोस्तों, अटेनमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, सफलता या फिर प्राप्ति, यानी कि कोई चीज़ प्राप्त करना मेहनत करके, तो उससे हम कहते हैं अटेनमेंट। जैसे कि मान लो तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और फाइनली तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हें मिल गया, तो ये जो मेहनत के बाद अचीव की हुई चीज़ या फिर सक्सेस होती है उसे ही अटेनमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो डिग्री या फिर सर्टिफिकेट हासिल करना वो एकेडमिक अटेनमेंट होती है। फिटनेस गोल अचीव करना वो फिजिकल अटेनमेंट है। प्रमोशन या अवार्ड मिलना वो करियर अटेनमेंट है। तो इस तरीके से सिंपल वर्ड्स में अटेनमेंट का मतलब है अचीवमेंट या फिर कुछ पाना जो मेहनत से पॉसिबल हुआ हो, तो उसे हम कह सकते हैं अटेनमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट, सक्सेस या फिर रियलाइजेशन। तो इन चारों का ही मतलब होता है उपलब्धि, सफलता, प्राप्ति, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, किसी चीज़ को लेकर जो है वो मतलब कि आपको सफलता मिलना या फिर आपको कोई उपलब्धि हासिल हो जाना, तो उसे हम कह सकते हैं अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट, सक्सेस या फिर रियलाइजेशन। वही एंटोनिम इसका है फेल्यूर, लॉस, डिफीट या फिर नॉन अचीवमेंट। फेल्यूर का मतलब होता है फेल हो जाना, लॉस का मतलब होता है किसी तरीके का नुकसान होना, घाटा होना, तो उसे हम लॉस कह सकते हैं। डिफीट का मतलब होता है हार जाना, नॉन अचीवमेंट का मतलब होता है कि कुछ भी हासिल ना कर पाना। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं।
दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है कंप्लीटिंग द मैराथन वाज अ ग्रेट अटेनमेंट ऑफ हर। यानी कि उस मैराथन को कंप्लीट करना उसका जो है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, यानी कि उसकी सबसे बड़ी सक्सेस थी, उसकी सबसे बड़ी सफलता थी, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अटेनमेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो हमारा वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है अपब्रेड। दोस्तों अपब्रेड का मतलब होता है घिसटना, खुरचना या फिर खुरच खुरच कर किसी चीज़ का नुकसान कर देना। जैसे कि मान लो तुम्हारी पुरानी जो है वो वुडन टेबल का सरफेस टाइम के साथ थोड़ा रफ और वोर्न आउट हो गया है, यानी कि वो थोड़ा जो सरफेस है उसका निकल गया है। या तुम्हारे जो शूज़ है वो कंटिन्यूअसली हार्ड फ्लोर पर रब होने की वजह से जो है वो थोड़े डैमेज्ड हो गए हैं। तो ये जो सरफेस को रब, स्क्रैप या फिर वियर डाउन करना होता है उसे ही अपग्रेड कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो रॉक्स का रिवर वाटर से स्मूथ होने में जो है वो मतलब कि उनको सालों लग जाते हैं। यानी कि जैसे जो पानी होता है वो पत्थरों पर जब टकराता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, वो पत्थर जो है वो मतलब कि थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं टाइम के साथ। तो ये नेचुरली अपग्रेड होना होता है। या फिर स्किन पे फ्रिक्शन होने से जो है वो छोटी छोटी स्क्रैचेस आ जाती है, तो वो भी एक तरीके से अपग्रेड होता है। या फिर पेंटिंग को सैंड पेपर से पॉलिश करते वक्त क्या होता है, उसकी लेयर जो है वो निकलने लगती है, उसकी लेयर रब होने लगती है और वो थोड़ी सी खुरदुरी हो जाती है, तो वो भी एक तरीके से अपग्रेड है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अपग्रेड का मतलब होता है रब, स्क्रैप या फिर वियर डाउन सरफेस, तो उसे हम कहते हैं अपग्रेड। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है स्क्रैप, एरोड, वियर या फिर स्क्रैच। दोस्तों इन चारों का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खुरचना, किसी चीज़ को खुरच खुरच कर जो है वो निकाल देना, उसका जो सरफेस है वो मतलब कि रफ बना देना, उसे स्क्रैप करना यानी कि उसे निकालना, तो उसे हम कहते हैं स्क्रैप, एरोड, वियर या फिर स्क्रैच। वही एंटोनिम इसका है स्मूथ, पॉलिश, रिपेयर या फिर प्रोटेक्ट। स्मूथ या फिर पॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड बनाना, स्मूथ बनाना, मुलायम बनाना, अच्छा बनाना। रिपेयर करना मतलब कि किसी चीज़ को सुधारना। प्रोटेक्ट करना मतलब कि किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रफ रॉक्स अपग्रेडेड द सोल्स ऑफ हिज शूज़ ड्यूरिंग द हाइक। यानी कि जो रफ रॉक्स है, यानी कि जो खुरदरे जो पत्थर है, उसने क्या किया कि वो जो शूज़ के जो हमारा नीचे का जो पार्ट होता है, जो हमारे शूज़ के सोल्स होते हैं, उनको जो है वो रॉक्स ने क्या किया, घिस दिया। यानी कि पूरी तरीके से जिस तरह से वो हमारे जो हाइक पर जा रहे थे, वो जो लड़के थे या फिर कोई भी जो पर्सन थे, वो जब चलते थे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके शूज़ के बीच में और जो उनका जो मतलब कि जो पत्थर था, उनके सोल्स और उनके पत्थर के बीच में एक तरीके का फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और उसकी वजह से जो है वो सोल्स जो है वो सारे घिस गए, यानी कि वो जो है वो मतलब कि ख़राब हो गए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अपग्रेड यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।